सीधा चलेंगे लोकसभा, जहां पर सत्र की कार्यवाही जारी। क्लास चिलिमा के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 2 बार मलावी के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। ये सभा मलावी की सरकार और वहां की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, 23 जून का दिन आतंकवाद के इतिहास में सबसे काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन टोरंटो और वैंकूवर से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के 2 विमानों को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया था। आयरलैंड में AI-182 कनिष्क में विस्फोटक के कारण 329 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि जापान में ऐसी एक और बड़ी तबाही टल गई, लेकिन इसमें भी 2 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई। ये घटनाएं इस बात का स्मरण कराती है कि विश्व को आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के प्रति शून्य सहिष्णुता क्यों बरतनी चाहिए। इसे किसी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता, न ही न्यायोचित ठहराया जा सकता। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगी। माननीय सदस्यगण, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निसंदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट गेम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में शपथ तथा प्रतिज्ञा करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 99 एवं संविधान की 30वीं अनुसूची में प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान में शपथ अथवा प्रतिज्ञा की एक सूचिता है, मर्यादा है और गरिमा है। यदि संसद सदस्य अपने शपथ या प्रतिज्ञा के आरंभ तथा अंत में अतिरिक्त शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा में कमी आती है। संसद सदस्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हमारे सभी के लिए दायित्व है कि हमारे किसी भी आचरण से इस गरिमा में कमी न हो। इसलिए मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि हम संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार शपथ अथवा प्रतिज्ञा करने का संकल्प लें। यह सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले। इससे संबंधित विषयों पर गहन विचार मंथन करते हुए एक संसदीय समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्य दलों को शामिल किया जाएगा और ये अपेक्षा की जाएगी कि शपथ प्रतिज्ञा को हम संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप करें तथा भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसका संकल्प लें और भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो। यह हम सबके लिए, सदन के लिए चिंता का विषय और गंभीर विषय है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि लोकसभा के
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9 के अनुसार मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया है। श्री जगदीबा पाल, श्री पीसी मोहन, श्रीमती संध्या राय, श्री दिलीप सेकिया, कुमारी शैलजा जी, ए राजा, डॉक्टर कोकोली घोष, दस्तिकार, कृष्णा प्रसाद, अवधेश प्रसाद। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। माननीय सदस्य नियम अलाउ करते हैं, लेकिन अध्यक्ष ने व्यवस्था दे चुके हैं और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। माननीय वरिष्ठ वकील हैं। ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित कागजात पत्र हिंदी और अंग्रेजी में सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। एक बार बैठेंगे? हाँ, एक प्लीज, एक बार प्लीज, एक विषय। माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है, दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा। संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में है क्या? आपके माइक कंट्रोल है क्या? कंट्रोल है क्या? नहीं है ना? फिर बोलो नहीं है। सुरेश जी ने कहा नहीं है कंट्रोल। आप सुरेश जी की बात नहीं मानते? नो। आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर पी चंद्रशेखर। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, Sri Sukhant Majumdar. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 5 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से अपने साथी मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह के नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेज जो क्रम संख्या 5 पर अंकित है, आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 श्री राजभूषण चौधरी। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्य व्यवहार की सूची के क्रम संख्या 7 में अपने नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री किरण रिजिजू जी।
With your kind permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term ending on the 30th April 2025 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 9 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of the Rule 312B of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 15 members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on 30th April 2025. आइटम नंबर 10 श्री किरण रिजिजू जी। एक मिनट, सॉरी इसको पास कीजिए प्लीज। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 10 किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Undertakings of the House for the term ending on 30th April 2025 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 11 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of the Rule 331B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha 20 members from amongst themselves to serve as members in the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes for the term ending on the 30th April 2025. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I move that this House do recommend to the Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 10 members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term ending on 30th April 2025 and to communicate this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 13 श्री किरण रिजिजू जी। Sir, with your kind permission, I rise to move 1A that a committee of both houses to be called the Committee on Welfare of Other Backward Classes be constituted, consisting of 30 members, 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha, to be elected in accordance with a system of proportional representation by means of single transferable vote. B, that a minister shall be eligible for election as a member of the committee, and that if a member after his or her election to the committee is appointed a minister, he or she shall cease to be member thereof from the date of such appointment. C, that the chairperson of the committee shall be appointed by the speaker from amongst the members of the committee. 2, that the functions of the committee shall, close 1, to consider the report submitted by the National Commission for Backward Classes under Article 338B of the Constitution and to report to the both houses as to the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of Union Government, including the administrations of the Union Territories. B, to report to the House, both the houses, on action taken by the Union Government and administration of the Union Territories on the measures proposed by the committee. 3, to examine the measures taken by the Union Government to secure due representation of other backward classes
particularly the most backward classes in services and the posts under its control, including appointments in the public sector undertakings, statutory and semi-government bodies in the Union Territories, having regard to the provisions of the Constitution. 4. To report to both houses on the working of the welfare programs for other backward classes in the Union Territories. 5. To consider generally and to report to both the houses on all matters concerning the welfare of other backward classes which fall within the purview of Union Government, including administrations of Union Territories. 6. To examine such matter as may be deemed fit by the committee or specifically referred to it by the House or the Speaker. 3. That the members of committee shall hold office for a period of 1 year from the date of first meeting of the committee, which shall be reconstituted thereafter for 1 year at a time, according to procedure described in para 1 above. 4. That in order to constitute a sitting of the committee, the quorum shall be 10. 5. That in all other aspects of the rules of procedures of this House relating to parliamentary committees shall apply, with such variations and modifications as Speaker may take. And lastly, 6. That this House do recommend to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in committee and communicate to this House the names of members elected amongst the members of Rajya Sabha to the committee as mentioned above. Thank you. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आवाज उठाने की अनुमति दी है, उन्हें सभा पटल रखने इच्छुक हैं, वो अपना सभा पटल पर निर्धारित प्रारूप में रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, अब फ्राइडे हो चुका है सर, तब भी सदन अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के रखेगा। आरंभ करने के पहले चर्चा के लिए समय निर्धारण करना है। यदि सदन सम्मत हो, चर्चा के लिए 16 घंटे निर्धारित कर दें। देर रात तक आज ही बैठना पड़ेगा। सर, मैं एक मिनट। सर, आपने जैसे कहा, अभी मुझे अच्छा लगा कि हमारे ऑपोजिशन के प्रमुख दल सब तैयार है चर्चा के लिए, और हम लोग ने पहले दिन भी अपील किए थे। समय सर आपने जो प्रपोज किया है सरकार की तरफ से बिल्कुल सहमत है, और मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि एक दिन हमारा नष्ट हो चुके हैं, पहला दिन। आज के दिन और कल के दिन को हम लोग जितना हो सके उपयोग करें। अगर देर रात ये कभी कभी आप मदद करते रहते हैं, हम भी याद करते रहेंगे। सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का मौका देने के लिए आपकी उदारता के लिए मैं आपका आभारी हूं। क्यों हंस रहे? ये ऐसा ही करके मेरे को गुमराह करते लोग। नहीं, चेयरमैन साहब भी वैसा ही करते करके। राष्ट्रपति जी, इसको डिलीट कर देंगे कि मैं भी ऐसा करता हूं। दिस इज डिलीटेड। राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है, सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण
18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही, न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे। लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह ये केवल तारीफ का फूल बांधने वाला अभिभाषण है। और इतनी तारीफ तो हमारे रूल के बाद भी अध्यक्ष निर्देश होते हैं ना वकील साहब। चलिए, आपको बोलने दे रहे आपके नेता लोग, आपको बोलने दे रहे ये लोग। सर, पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ, एटलीस्ट हेलो सर एलओपी टू कंक्लूड सर। नो, कंक्लूड कर दिया उन्होंने पहले विषय। अध्यक्ष महोदय, ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है, जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है। माननीय श्री राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा, श्री अनुराग ठाकुर जी, मैंने उनको बुला लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, आपको पर्याप्त मौका दिया। अब अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए। एक सेकंड सर, मैं राजनाथ सिंह जी की बात से सहमत हूं, तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। आप नोटिस देना, मैं निर्णय करूंगा। राजनाथ सिंह जी का तो सुझाव हो सकता है, निर्णय मैं करूंगा या बीएससी करेगी। ओके, अनुराग ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नोटिस दे दें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 27 जून 2024 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके इस कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। रखने का अवसर मिला है।
माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी अनेकों बातें, लेकिन ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता। इसके लिए तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और मोदी जी ने तो अपने जीवन का हर क्षण हर पल देश के लिए जिया है, मां भारती के लिए जिया है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हम सबको ज्ञात है कि 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो तब से लेकर अब तक 23 वर्षों में एक दिन की भी छुट्टी अपने लिए नहीं ली, अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अगर किसी के जीवन में दुख का क्षण आता है जब अपनी मां से बिछड़ते हैं, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ तब भी उन्होंने उनकी चिता को अग्नि देने के बाद मात्र 2 घंटों के अंदर ही देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा समर्पण भाव क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के दिल में जो गरीब और जरूरतमंद के लिए पीड़ा है, हमने वो कोविड के समय देखा है। उनकी नीतियों में, कार्यक्रमों में, सब में नजर आता है कि वो गरीब के लिए कितने चिंतित रहते हैं। और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को, अगर आप 2014 में देखें, मोदी जी जब सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद संसद आए तो पहला शीश कहीं पर झुकाया तो संसद की पहली सीढ़ी पर झुकाया और दुनिया के इस महान लोकतंत्र को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नमन करते हुए अंदर आए। और अंदर आकर भी अगर शीश कहीं झुकाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर शीश झुकाकर उन्हें कहा था, मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि सारी योजनाएं उस दिशा में चली। और जो पुराने नारे देते थे, गरीबी हटाओ, इनके नारे ही रह गए। लेकिन मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो कोविड के समय हुआ, पिछले 100 वर्षों में दुनिया ने सबसे बड़ी त्रासदी तब देखी। भारत ने भी संकट को झेला और मैं भी उस समय सरकार का हिस्सा था। और मुझे याद है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बात कही वो ये कहा कि देश के गरीब का थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, तो मोदी सरकार ने दिया है। और आज वो देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। उस समय दुनिया भर में जो डिलीवरी मैकेनिज्म था वो रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देश के हर कोने तक अनाज पहुंचाया। वो बात अलग है, कुछ राज्यों में अपनी मोहर लगाकर लोगों ने वो सब काम किया। मैं एक और कहना चाहता हूं, कोविड के समय बहुत जरूरी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जहान भी, और जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। जो पहले हमारे देश में होता था कि 40-40 साल दुनिया भर से वैक्सीन आती थी, इंपोर्ट करने में पुरानी सरकारें लगी रहती थी। आत्मनिर्भर भारत ये केवल सोच ही नहीं, ये केवल संकल्प नहीं, उसको सच करके दिखाया। भारत ने अपनी 2-2 वैक्सीन को बनाया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। आज इस सदन में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो भारत की बनी वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भारत के लोगों ने वैक्सीन तो लगाई ही। दुनिया के 157 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम वैक्सीन मैत्री में किया, तो हमारे भारत ने किया है। मैं विकसित भारत पर कुछ जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जनादेश है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और इस यात्रा में हम चाहेंगे कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिले, हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। और अगर आज मैं एक बात करूं स्पोर्ट्स से स्पेस की और साइंस से स्टार्टअप्स की, तो हर क्षेत्र में भारत के नए कीर्तिमान दिखते हैं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है मेरे जो आंकड़े में देने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, हमें विरासत में क्या मिला था? जब 2014 में हम आए तो इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एंड टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था आप छोड़कर गए थे,
आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है, और अगले 5 वर्षों के अंदर दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था मेरे भारत की होगी। और ये ऐसे नहीं हो गया। अगर मैं कहूं इनके समय इकोनॉमी फेलियर्स थे, पॉलिसी पैरालिसिस थी, स्कैम्स थे, क्रोनी कैपिटलिज्म था, ये सब आपके समय था। एक के बाद दूसरे घोटाले होते थे। लेकिन आज अगर मैं आंकड़े देखकर बताऊं, पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप भी नहीं लगा पाया, ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% थी। अगर मैं Q3 की बात करूं पिछले साल की तो 8.4% है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भारत है। CAGR इन्फ्लेशन की बात करूं तो आपके समय 8.7% था, आज वो कम होकर 4.8% रह गया। FDI $36 बिलियन थी इनके समय, हमारे समय $72 बिलियन, दुगनी है। एक्सपोर्ट इनके समय $466 बिलियन था, आज $770 बिलियन है। फॉरेक्स रिजर्व जो हम कहते हैं कि हमारे यहां पर फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं, विदेशी मुद्रा भंडार माननीय अध्यक्ष जी 303 बिलियन से बढ़कर आज $650 बिलियन हो गया। 10 साल में हमने देश के खजाने को दुगना भरने का काम किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.1% था वो कम होकर 2% रह गया है। यही नहीं, अगर हम देखेंगे तो गरीब और जरूरतमंद इसके जीवन में क्या बदलाव आया। हमारी पार्टी का विचार ही अंत्योदय पर है। पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार कैसे लाया जाए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच को आगे बढ़ाकर जमीन पर लागू करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जहां देश में गरीब जरूरतमंद के पास शौचालय नहीं था, पक्का मकान नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी क्या बदलाव आया 10 सालों में। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर गरीब और जरूरतमंद को दिए तो नरेंद्र मोदी जी की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। पहले मात्र 3 करोड़ घरों को नल से जल आता था, हमने 11 करोड़ और नए घरों को नल से जल देने का काम किया, जल जीवन मिशन में किया है। हमने लगभग हर घर तक बिजली पहुंचा दी, हर गांव तक तो बिजली पहुंचाई दी, हजारों गांव को विद्युतीकरण करने का काम किया है। और यही नहीं, आज देखा जाए तो जल जीवन मिशन के अलावा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जहां वॉश हम कहते हैं, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, इस क्षेत्र में बहुत काम किया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जुड़ा है। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब को लगता था कि वो अपना इलाज कहां करवाए, उसके पास पर्याप्त धन नहीं होता था। आयुष्मान भारत योजना नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देने का कार्य किया तो मोदी सरकार ने किया। और अब 70 वर्ष से ज्यादा की उम्र वालों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा तो एनडीए की सरकार ने देना शुरू कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे गरीब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। और जब मैं कहता हूं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए तो ये उन लोगों के लिए संदेश है जिन्होंने 60 साल राज किया, गरीब को और गरीब किया, लेकिन हमने 10 सालों में वो करके दिखाया, क्योंकि गरीब मां के बेटे को आज देश के प्रधान सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। जब गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकलता है तो उसकी क्रय शक्ति और बढ़ती, खरीदने की शक्ति बढ़ती है, उससे डिमांड और जनरेट होती है, उससे प्रोडक्शन को और बल मिलता है और कारखानों में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को और बल मिलता है। यही नहीं, हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में कैसे बदलाव हुआ। जन विश्वास एक्ट की मैं बात करूं तो हमने 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है, 42 सेंट्रल एक्ट में इनको बदलाव करके व्यापारी को, आम जनमानस को काम करने में वो जो डर होता था जेल जाने का, उसको खत्म किया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मैं कहना चाहता हूं 63,000 के लगभग कंप्लायंसेस देश में होती थी, 39,000 कंप्लायंसेस के बर्डन को खत्म कर दिया है और आगे निरंतर प्रयास जारी है कि हम इसको और सुधार करेंगे और जनता को काम करने में और अवसर मिलेंगे।
कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारा रैंकिंग 184 था, आज 27वां है। बिजली प्राप्त करने में 137वां हमारा स्थान था, आज 22वां है। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन में 13वां स्थान था, आज वो 25वां है। और ये सारे कदम हमने उस दिशा में उठाए और देश के युवाओं में नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, ये एक आंकड़ा मैं आपके सामने कहना चाहता हूं जो बदलाव दिखाता है। स्टार्टअप हमारे देश में मात्र 350 थे, हम दुनिया में कहीं खड़े नहीं थे। आज वो 350 से बढ़कर 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हो गए। और माननीय सभापति जी, इसके साथ साथ हमारा भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। हमारे यहां पर मात्र 3 से 4 यूनिकॉर्न थी, आज लगभग 107 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनी है। एक यूनिकॉर्न का मतलब है 8,500 करोड़ से ज्यादा उसकी वर्थ होना। आज स्पेस सेक्टर भी हमने खोल दिया है, 160 से ज्यादा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 7,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। लेकिन इन सब के लिए पैसा कहां से मिलता है? बैंकिंग क्षेत्र तो पिछली सरकार ऐसा छोड़कर गई थी कि ऐसा लगता था देश के सारे बैंक बंद ही हो जाएंगे, चरमरा जाएंगे। 12 में से 11 की स्थिति तो घाटे वाली थी, अधिकतर पीसीए फ्रेमवर्क में थे। लेकिन हमारी 4R स्ट्रैटेजी ने देश में वो बदलाव किया, रिफॉर्म लाकर, रेजोल्यूशन रिकवरी लाकर, रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, इन चारों के वजह से आज क्या बदलाव हुआ है। आप कल्पना कीजिए, हमारे यहाँ पर जो 36,000 करोड़ का मुनाफा आता था पब्लिक सेक्टर बैंक का, आज बढ़कर 1,41,000 करोड़ हो गया, 1,41,000